अनी दीवानी का हनीमून उसकी ज़िंदगी का एक नया और खूबसूरत पल बनने वाला था, लेकिन उसकी जगह ये खौफनाक मंजर में बदल गया। सिर्फ कुछ ही दिन अपनी धूमधाम शादी के बाद जो उसने सरीन दीवानी से की थी, उनका साउथ अफ्रीका का यह हनीमून ट्रिप एक भयानक मोड़ ले लेता है। अनी हिंदोचा 28 ईयर्स की एक स्वीडिश इंडियन ओरिजिन की थी। अनी अपने पेरेंट्स विनोद और नीलम हिंदोचा और उसका भाई अनीस और एक बहन एमी डेनबर के साथ रहा करती थी। एंड वो एक वेल एजुकेटेड फैमिली और वेल्दी बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी। उसने अपने इंजीनियरिंग के बाद स्वीडन में एक प्रोडक्ट डिज़ाइनर के तौर में काम करा। उसके फ्रेंड्स और फैमिली के अकॉर्डिंग अनी एक एम्बिशियस और खुश रहने वाली लड़की थी। उसकी खुशी और पॉजिटिव एटीट्यूड दूसरों को भी काफ़ी इंस्पायर करती थी। और एक दिन अनी की मुलाकात सरीन दीवानी से हुआ, जिसके बाद उसकी पूरी ज़िंदगी बदलने वाली थी। सरीन दीवानी ब्रिटेन का रहने वाला था एंड उनका बचपन ब्रिस्टल इंग्लैंड में एक वेल स्टैब्लिश और वेल्दी हिंदू परिवार में गुजरा। अनी और सरीन दीवानी का कहानी एक फेरी टेल से कम नहीं था। अनी उस वक्त स्वीडन में रहती थी और मई 2009 में लंदन आई सरीन से अपने पहले डेट के लिए मिलने के लिए। जब सरीन से इस मुलाकात के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो अनी को देखते ही पसंद करने लगा था। जैसे कि हर रिश्ते में होता है, अनी और सरीन के रिलेशन में भी काफ़ी उतार चढ़ाव आने लगे थे, लेकिन एक साल बाद उन्होंने अपने रिश्ते को ऑफिशियल बनाने का डिसीजन लिया और जून 2010 में सरीन ने अनी को पेरिस ले जाकर शादी के लिए प्रपोज करा। उसके बाद सब कुछ तेज़ी से आगे बढ़ने लगा था। इंडिया में लेविस वेडिंग होने के बाद और फिर एक हनीमून ट्रिप साउथ अफ्रीका में जाने का प्लान बनाया, बट ये उनका लाइफ का सबसे बड़ा गलत फैसला बनने वाला था। 7 नवंबर 2010 को साउथ अफ्रीका पहुंचने के बाद अनी और सरीन क्रूगर नेशनल पार्क में 4 दिन रहे और 12 नवंबर को केप टाउन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद सरीन ने एक लोकल कैब ड्राइवर जोला तोंगो नाम के आदमी को हायर किया उन्हें अपने होटल में ड्रॉप करने के लिए, जो कि एक बहुत ही आलीशान होटल था। सरीन ने तोंगो को इतना पसंद करा था कि उन्होंने ये भी डिसाइड किया कि अपने पूरे साउथ अफ्रीका ट्रिप में उन्हीं को ही ड्राइवर रखना बेहतर रहेगा और केप ग्रेस होटल में रहने के वक्त तोंगो उनका ड्राइवर और साथ ही साथ टूर गाइड बन गया था। अगली रात 30 नवंबर को सरप्राइज रेस्टोरेंट में दोनों ने डिनर करा। उसके बाद सरीन और अनी ने ये डिसाइड किया कि वो असली साउथ अफ्रीका देखने के लिए शहर का टूर करेंगे और ये फैसला उन दोनों की ज़िंदगी में हमेशा के लिए बदलाव ले आने वाला था। और सोचने वाली बात तो ये थी, केप टाउन एक अच्छा टूरिस्ट प्लेस होने के बावजूद भी वहाँ पर क्राइम आम बात थी, करप्शन और बहुत ही ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। सो डिनर के बाद तोंगो उन दोनों को गुगलेतू टाउनशिप घुमाने लेकर गया, जो कि एक क्राइम रिडन एरिया था केप टाउन के आउटस्कर्ट्स में। रात के वक्त ये जगह बहुत ही एक अजीब चॉइस थी। अराउंड रात के 10:30 बजे जैसे ही केप मेन रोड से मुड़ती है, सब कुछ गलत हो जाता है उन लोगों के साथ। सरीन के अकॉर्डिंग अचानक से गाड़ी के सामने राइट हैंड साइड से ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें सुनाई देने लगा था। कोई चिल्ला रहा था उन लोगों के लैंग्वेज में जो वो नहीं समझ पाया, और सडनली एक आदमी गन लेकर उन लोगों के पास आया और धमकाने लगा था। और अब तक केप को 2 लोगों ने हाईजैक कर लिया था। सरीन और अनी अब बहुत ही बड़े खतरे में फंस गए थे। सरीन का फ़ोन छीन लिया गया था और उसे गाड़ी से करीब 20 मिनट बाद बाहर निकलने को कहा गया। एंड स्टार्टिंग में उसने मना करा क्योंकि वो अनी को छोड़कर जाना नहीं चाहता था, लेकिन किडनैपर्स ने धमकी दी अगर सरीन बाहर नहीं निकला तो उसे गोली मार देंगे। और सरीन को गाड़ी से बाहर धकेल दिया गया। फिर गाड़ी तेज़ी से दूर चली गई और थोड़ी देर बाद टैक्सी ड्राइवर जोला टोंगो को भी गाड़ी से बाहर निकाल दिया गया था। और किस्मत से वहाँ के एक लोकल ने सरीन को पुलिस बुलाने में मदद की और पुलिस उसे स्टेशन ले जाकर उनकी वाइफ और हाईजैक कैब को ढूंढना शुरू करा। और ये सब खबर अनी के परिवार तक भी पहुंच चुकी थी अब तक। एंड उनके फादर विनोद हिंदोचा साउथ अफ्रीका के लिए निकल गए बिना समय गंवाए। उनके पिता को बताया गया था कि वो किडनैप हो गई है और उन्होंने सोचा किडनैपर्स को पैसे देकर अनी को छुड़ा लेंगे। उन्हें ये उम्मीद थी कि उनकी बेटी उसे वापस सही सलामत मिल जाएगी, पर उनका ये उम्मीद बहुत ही जल्द चूर चूर होने वाला था। 14 नवंबर की सुबह 7:30 बजे लिंगलेतू वेस्ट में अनी का डेड बॉडी उसी टैक्सी के पीछे मिला एंड उसके गले में गोली लगी थी जिससे उसकी मौत हुई। पुलिस ने बाद में कंफर्म किया कि एनी जो एक्सपेंसिव वॉच पहने हुए थे और साथ ही साथ एक वाइट गोल्ड डायमंड ब्रेसलेट, हैंडबैग एंड उसका फ़ोन भी गायब था। और ये पुलिस लोग ने एज्यूम किया कि ये एक लूटपाट का केस हो सकता है। और पोस्टमार्टम में पता चला कि उसके साथ कोई भी ज़बरदस्ती नहीं की गई थी। और क्योंकि ये एक हाई प्रोफाइल केस था, इसलिए ये न्यूज़ पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गया। और 16 नवंबर को इन्वेस्टिगेशन के वक्त पुलिस को टैक्सी पर हाथ का निशान मिला और क्रिमिनल रिकॉर्ड्स जब मैच करा गया तब एक आदमी से मैच हो गया और उसका नाम था जोलेले मंगेनी। जोलेले मंगेनी बस एक छोटा मोटा क्रिमिनल था और इंट्रोगेशन के वक्त उन्होंने कन्फेस किया कि यह हाईजैकिंग, रॉबरी और किडनैपिंग का ही केस था। और साथ ही साथ एक आदमी का नाम बताया जो उसके साथ मिलकर ये सब किया था उस रात, और उसका नाम था जीवामा दोदा अक्वाबे।
और जब इसका बैकग्राउंड चेक करा गया तब पता चला कि ये भी एक आम इंसान था और उसने भी अपना गुनाह कन्फेस किया और पुलिस को ये बताया कि अनी को गोली उसने नहीं मारी बल्कि उसके बैग छीनते वक्त गलती से चल गई जोलीले के हाथ से। इंट्रोगेशन के दौरान और एक शख्स का नाम सामने आया जो कि था मोंडे ओम्ब्लोम्बो। मोंडे ओम्ब्लोम्बो केपटाउन के कोलोजियम होटल में रिसेप्शनिस्ट का काम करा करता था एंड इसका भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स नहीं था और इसे भी कस्टडी में लिया गया। एंड उस वक्त उसने बताया कि इसका इस मर्डर में कोई हाथ नहीं था और पुलिस को सारा बात एक्सप्लेन करा और तब एक बहुत ही बड़ा नाम का खुलासा हुआ। उन्होंने एक आदमी का नाम बताया जो कि और कोई नहीं बल्कि टैक्सी ड्राइवर जोला टोंगो था। जोलीले मंगेनी को जब पुलिस ने पकड़ा था तब उसने जिवामा दोदा कुआबे का नाम लिया था एंड जिवामा दोदा कुआबे ने मोंडे ओम्ब्लोम्बो का। सो असल में सीन ये था कि इंसिडेंट के दिन जोला टोंगो ने मोंडे ओम्ब्लोम्बो को फ़ोन करके किराए का कार्टेल मैनेज करने को कहा था। तो अब सवाल ये था कि टैक्सी ड्राइवर जोला टोंगो ने आखिर क्यों ऐसा करा। और जोला टोंगो को जब पता चला कि तीनों पकड़े गए तब वो खुद ही 20 नवंबर को अपने वकील के साथ पुलिस स्टेशन में आकर सरेंडर करा। फिर उन्होंने प्रोसिक्यूशन के साथ एक प्ली डील करा और उसके अकॉर्डिंग अगर जोला टोंगो ने पुलिस की मदद की इस केस को सॉल्व करने में तो उसे कम से कम सज़ा होगी। और उन्होंने सब कुछ बता दिया एंड कहा कि ये कार हाईजैकिंग एक प्री प्लान था और ये सब मास्टरमाइंड के पीछे और कोई नहीं बल्कि क्या लगता है आप लोगों को कौन हो सकता है? सो इसके पीछे और कोई नहीं बल्कि अनी का हस्बैंड श्रियन दीवानी ही था। टोंगो ने कन्फेशन में कहा कि श्रियन उसे जब एयरपोर्ट में मिला था तभी उन्होंने इस बारे में बताया कि एनी को उसे मारना है और इसलिए टोंगो एक रैंडम कैब ड्राइवर के साथ साथ उनका टूर गाइड भी बन गया था उस वक्त। और श्रियन ने उसे अनी को मारने के लिए 15,000 अफ्रीकन करेंसी ऑफर किया था और टोंगो ने इसके बाद मोंडे ओम्ब्लोम्बो को कांटेक्ट करके 2 लोगों का बंदोबस्त करा प्लान को अंजाम देने के लिए जो कि था जिवामा दोदा कुआबे और जोलीले मंगेनी। और अपने कन्फेशन में जोला टोंगो ने डिटेल में बताया कि कैसे क्राइम को प्लान और एग्जीक्यूट किया गया था। प्लान ये था कि श्रियन और अनी को एक रिमोट एरिया ले जाने के बाद श्रियन को रिलीज करके अनी को मार देने का। जोला टोंगो का कॉपरेशन और कन्फेशन के बदले में उन्हें दिसंबर 2010 में रिड्यूस सेंटेंस मिली। उसे 18 इयर्स की सज़ा सुनाई गई थी प्ली डील के बाद और जिवामा दोदा कुआबे को 25 साल की। एंड जोलीले मंगेनी को अनी के ऊपर गोली चलाने के लिए केप टाउन के जज ने उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट का सज़ा सुनाया पर 2014 में ब्रेन ट्यूमर के कारण उसकी डेथ हो गई। और जोला टोंगो का कन्फेशन ने श्रियन दीवानी पर सस्पिशन बढ़ाने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया लेकिन श्रियन के ट्रायल के समय कोर्ट ने टोंगो का टेस्टिमनी और बाकी गुनहगार का कन्फेशंस को अनरिलायबल माना और श्रियन दीवानी करीब 5-6 दिन के अंदर वो केप टाउन से वापस यूके चला गया था मेंटल हेल्थ बिगड़ने के कारण उस इंसिडेंट के ट्रॉमा से। और 8 दिसंबर 2014 को उसे फिर से ट्रायल के लिए बुलाया गया था यूके से जब वो ठीक होने लगा था। एंड तब जज ने श्रियन दीवानी के खिलाफ केस को डिसमिस करने के लिए एक एप्लीकेशन अलाउ की। ये तब हुआ जब श्रियन का डिफेंस टीम ने यह आर्गू किया कि जो एविडेंस प्रेजेंट किया गया वो केस को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी नहीं था और जज ने भी एग्री करा कि प्रोसिक्यूशन श्रियन दीवानी का मर्डर में शामिल होने के लिए कोई भी वैलिड और रिलायबल एविडेंस देने में फेल हो गया था और इसलिए केस को डिसमिस किया गया और श्रियन दीवानी को सभी चार्जेस से रिहा कर दिया। पर अब भी बहुत ऐसे सवाल थे जिनका जवाब मिलना बाकी था। अगर श्रियन ने ऐसा किया भी होगा तो आखिर क्यों और किस लिए और क्या ऐसे सबूत थे वो तीनों अक्यूज के कन्फेशन के अलावा जो सारा शक श्रियन की तरफ ले जा रहा था। श्रियन दीवानी अपने वाइफ अनी दीवानी के मर्डर में सस्पेक्ट बना क्योंकि उसके काफ़ी वजह थे। पहला, कन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स। शुरू में श्रियन ने अपने आप को हाईजैकिंग का विक्टिम बताया लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा उसके स्टेटमेंट्स ने शक पैदा करने लगा। और दूसरा, सस्पेक्ट टेस्टिमनीज। क्राइम से रिलेटेड कई सस्पेक्ट्स जैसे जोलीले मंगेनी, जिवामा दोदा कुआबे और मोंडे ओम्ब्लोम्बो ने अपने स्टेटमेंट में श्रियन को इम्प्लिकेट करा। और तीसरा, बिहेवियरल कंसर्न्स। इन्वेस्टिगेशन के समय श्रियन ने बहुत ही अनयूजुअल बिहेवियर दिखाया जैसे कुछ सवाल का जवाब देने से बचना और सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से ओवरली काम लगना। इन सब फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन ने श्रियन दीवानी को केस का की सस्पेक्ट बना दिया जो उनका अरेस्ट और ट्रायल का कारण बना था। अनी और श्रियन के दोस्तों ने एक मीडिया के साथ कन्वर्सेशन के वक्त ये भी बताया था कि दोनों ही अपने मन के हिसाब से चलने वाले थे और इसके चलते दोनों के बीच अक्सर झगड़े भी होते रहते थे। एंड रिपोर्ट्स के हिसाब से जनवरी 2010 में अनी ने रिलेशन ख़त्म करा था बट थोड़े समय बाद दोनों ने पैचअप कर लिया। और मीडिया से बातचीत करते वक्त उन लोगों ने यह भी रिवील किया था कि श्रियन दीवानी का हार्मोन लेवल्स काफ़ी कम था जो उनके बच्चे होने की एबिलिटी को इफेक्ट कर रहा था। और जब अनी की डेथ हुई तब यह क्लैरिफाई किया गया कि श्रियन के कुछ कनेक्शंस प्रोस्टिट्यूट्स के साथ थे। पब्लिक प्लेसेस और बार्स में जहां वो अक्सर जाया करता था वहां ये रूमर्स था कि वो गे रिलेशनशिप में भी इन्वॉल्व थे।
उस वक्त श्रीन ने स्ट्रांगली इन एलिगेशन को डिनाई करा था, लेकिन फिर उन्होंने कोर्ट में एडमिट किया कि वो बायसेक्सुअल है। और यहाँ तक कि अनी के सबसे अच्छी कजिन स्नेहा मसरू ने बताया कैसे उसने श्रीन दीवानी पर अनी के मर्डर का शक करना शुरू किया था। श्रीन दीवानी के मर्डर के ट्रायल में विटनेस बनकर गवाह देते वक्त उसने ये क्लेम किया कि अनी कभी श्रीन के साथ हनीमून पर जाना ही नहीं चाहती थी और असल में अपनी मौत के वक्त डिवोर्स लेने के बारे में सोच रही थी वो। और ये भी बताया कि अनी साउथ अफ्रीका के हनीमून को लेकर क्या सोचती थी। उसने कहा अनी को साउथ अफ्रीका जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं था, पर वो श्रीन के साथ कहीं भी नहीं जाना चाहती थी। अपनी गवाही में कहा कि अनी की डेथ के बाद श्रीन दीवानी का बिहेवियर काफ़ी कोल और कंट्रोलिंग लग रहा था, इतना कि उसे शक होने लगा श्रीन को अनी के लिए कोई प्यार नहीं था। उन्होंने श्रीन दीवानी से अनी की डेथ के बाद फ़ोन पर बात की थी एंड श्रीन दीवानी ने कहा था हाईजैक टैक्सी का विजिट अनी का ही प्लान था। उसने कहा वो बहुत ही थका हुआ था उस वक्त और वापस लौटना चाहता था, पर अनी बार बार उसे फोर्स कर रही थी, इसलिए वो गया। उसे तब और शक होने लगा जब श्रीन दीवानी 5 दिन बाद ब्रिटेन वापस लौट गया था। उन्होंने बताया श्रीन का कॉल कंट्रोलिंग और बिजनेस लाइक बिहेवियर उसे हैरान कर दिया था, खासकर अनी के फ्यूनरल के वक्त। श्रीन ने एक स्पेशल सीट बनाया जिसमें सब कुछ लिस्टेड था, कौन कहाँ खड़ा होगा और कौन किस गाड़ी में होगा, एंड उसे ये सब देखकर अजीब सा लगा था। वो ऐसे उम्मीद नहीं करती थी किसी से जो अपनी मरी हुई वाइफ के लिए शोक मना रहा हो। और उन्होंने कहा उसे पता था कि श्रीन का एक पहला एंगेजमेंट टूट चुका था जो हिंदू कल्चर में एक ताबू माना जाता है, और अगर श्रीन का डिवोर्स अनी से होता तो ये दीवानी परिवार के लिए एक बदनामी होती। सो इसलिए श्रीन ने ऐसा किया, और ये सब स्नेहा ने अपने स्टेटमेंट में कहा। लेकिन सच क्या था ये एक मिस्ट्री ही रह गया, पर यह सब एविडेंस श्रीन की ओर ही इशारा कर रहा था। भले ही लीगल केस खत्म हो चुका हो, लेकिन इसका असर उसके परिवार पर और जो डिस्कशन शुरू हुई थी वो आज भी जारी है। और आप लोगों का क्या ख्याल है इस केस के बारे में कि जस्टिस सर्व हुई कि नहीं? मेरे ख्याल से तो नहीं हुई। इस केस को और अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था। इसे हम क्या ही जस्टिस कहेंगे जबकि उनके परिवार को ही शांति ना मिला हो, एंड आज भी वो लोग इस केस को रीओपन करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सो इसी के साथ हम वीडियो को ख़त्म करते हैं, एंड थैंक यू सो मच आप सभी का कीमती समय के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।